पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने ईस्वी 1523 में ग्वालियर दुर्ग पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर ली। इस विजय के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी स्वयं को उत्तर भारत के शासकों में सर्वाधिक शक्तिमान समझने लगा। उसने मियाँ हुसैन फार्मूली, मियाँ मारूफ, मियाँ हुसैन तथा मियाँ मकन आदि के नेतृत्व में 40,000 अश्वारोहियों की एक सेना मेवाड़ के महाराणा सांगा के विरुद्ध अभियान करने भेजी। दर्शकों को स्मरण होगा कि इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर युद्ध के दौरान अपने अमीर उल अमरा आजम हुमायूं शेरवानी को छल से बंदी बनाया था और अपने भाई जलाल खां की छल से हत्या करवाई थी। महाराणा सांगा के विरुद्ध होने वाले युद्ध में इब्राहिम लोदी अपने दो विरोधी अमीरों मियाँ हुसैन तथा मियाँ मारूफ से छुटकारा पाना चाहता था। अतः इब्राहिम लोदी ने मियाँ मकन को गुप्त आदेश दिया कि वह अवसर पाकर मियाँ हुसैन तथा मियाँ मारूफ को गिरफ्तार कर ले। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मियाँ हुसैन को इस गुप्त मंत्रणा के बारे में पता लग गया और जब दिल्ली की सेनाएं मेवाड़ की सेनाओं के निकट पहुंची तो मियाँ हुसैन सुल्तान का पक्ष त्याग कर अपनी सेना के साथ महाराणा सांगा के पक्ष में जाने की सोचने लगा। महाराणा सांगा अब तक कई युद्धों में दिल्ली की सेना में मार लगा चुका था। अतः सांगा दिल्ली की सेना की कमजोरियों से भली भांति परिचित था। इस समय शाही सेना में 40,000 अश्वारोही एवं 300 हाथी मौजूद थे। महाराणा सांगा की सेना की संख्या के बारे में पता नहीं चलता है। दोनों पक्षों में जमकर घमासान हुआ, जिसमें दिल्ली की सेना परास्त होकर भागने लगी। तारीखे दाऊदी के अनुसार मेवाड़ की विजयी सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना का बयाना तक पीछा किया तथा बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिकों की हत्या कर दी। मियाँ मकन किसी तरह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। मुस्लिम लेखकों ने महाराणा सांगा की इस विजय के लिए मियाँ हुसैन की गद्दारी को जिम्मेदार ठहराया है, किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती। अब्दुल्ला ने लिखा है कि मियाँ हुसैन ने राणा के साथ युद्ध में भाग लिया, जबकि रिज़्कुल्लाह ने लिखा है कि मियाँ हुसैन इस आक्रमण के समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अपने घोड़ों को तेजी से आगे नहीं बढ़ा रहा था। अर्थात रिज़्कुल्लाह के कथन से यह अर्थ निकलता है कि मियाँ हुसैन ने महाराणा का पक्ष ग्रहण नहीं किया था। अहमद यादगार ने लिखा है कि मियाँ हुसैन 4,000 अश्वारोहियों सहित राणा सांगा से मिला। वह युद्ध क्षेत्र में मौजूद था, किंतु उसने सुल्तान के नमक का विचार करके इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इन समस्त लेखकों के वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मियाँ हुसैन इस युद्ध से दूर अवश्य रहा था, किंतु वह राणा की तरफ से लड़ा नहीं था। अतः दिल्ली की सेना की पराजय के लिए मियाँ हुसैन जिम्मेदार नहीं था। तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने लिखा है कि दिल्ली की सेना के पराजित होने का समाचार मिलने पर सुल्तान इब्राहिम लोदी स्वयं एक सेना लेकर सांगा से लड़ने के लिए आगरा से गंभीरी नदी के तट तक आया। इसी समय मियाँ हुसैन तथा सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच संबंध पुनः सुधर जाने से मियाँ हुसैन फिर से सुल्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। रिज़्कुल्लाह लिखता है कि जब मियाँ हुसैन फिर से सुल्तान की तरफ आ गया तो राणा सांगा भयभीत होकर वापस लौट गया। ग्रामीणों ने सांगा के शिविर को नष्ट कर दिया। अतः महाराणा सांगा अपना शिविर अपने साथ नहीं ले जा सका। अन्य तत्कालीन मुस्लिम लेखकों के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि रिज़्कुल्लाह ने यह बात पूरी तरह झूठ लिखी है। उसके विवरण अन्य मुस्लिम लेखकों के विवरणों से मेल नहीं खाते।
अहमद यादगार कहता है कि मियाँ मकन के परास्त होकर भाग जाने के बाद मियाँ हुसैन ने मियाँ मारूफ के पास गुप्त पत्र भिजवाया कि यद्यपि सुल्तान हम लोगों का महत्व नहीं समझता है, तथापि हमें सुल्तान के 30 वर्षों के नमक का कर्ज अदा करना चाहिए। इसलिए हम दोनों मिलकर सांगा की सेना को नष्ट करते हैं। अहमद यादगार आगे लिखता है कि अर्धरात्रि के समय एक ओर से मियाँ मारूफ ने तथा दूसरी ओर से मियाँ हुसैन ने राणा सांगा की सेना पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। राणा स्वयं भी घायल होकर अधमरा हो गया एवं अपने लोगों के साथ भाग खड़ा हुआ। मियाँ हुसैन ने 15 हाथी, 300 घोड़े एवं अत्यधिक धन संपत्ति सुल्तान के पास भिजवाए। इस पर सुल्तान ने मियाँ मारूफ को एवं मियाँ हुसैन को सम्मानित किया। अहमद यादगार द्वारा दिया गया यह विवरण तारीख़ दाऊदी तथा वाक़यात मुश्ताकी के विवरण से मेल नहीं खाता। वस्तुतः मियाँ मारूफ एवं मियाँ हुसैन के पास इतनी सेना नहीं थी कि वे महाराणा सांगा की प्रबल सेना को नष्ट कर सकें। इसलिए तत्कालीन मुस्लिम लेखकों द्वारा सत्य से बहुत दूर केवल झूठ के पुलिंदे रचे गए। वास्तविकता यह थी कि इस युद्ध में महाराणा सांगा ने दिल्ली की सेना को बुरी तरह परास्त किया था तथा उसके हजारों सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से भागते हुए मार डाला था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि इस युद्ध के कुछ समय बाद चंदेरी के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मियाँ हुसैन की छल से हत्या करवाई थी तथा उसके हत्यारों को भरे दरबार में पुरस्कृत भी किया था। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों की हत्याएं क्यों करवाता था, इस प्रश्न का जवाब स्वयं इब्राहिम लोदी ने एक बार तुर्की सुल्तानों में प्रचलित उस उक्ति के माध्यम से अनजाने में ही दिया था कि सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता, सभी लोग सुल्तान के अधीनस्थ अमीर या प्रजा होते हैं। इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी ने अफगानी अमीरों को अपने समक्ष विनम्रतापूर्वक खड़े होने के आदेश दिए थे, किंतु इब्राहिम लोदी अपने पिता से भी आगे निकल गया। उसने अमीरों को बाध्य किया कि वे सुल्तान के समक्ष अपनी छाती पर दोनों हाथों को कैंची की तरह एक पर एक रखकर खड़े हों। इब्राहिम लोदी के दरबार में अब भी कुछ बूढ़े अमीर थे जो सुल्तान बहलोल लोदी के साथ कालीन पर बैठा करते थे और सिकंदर लोदी भी उन्हें अपने समक्ष खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं कर पाया था। इन बूढ़े अमीरों ने इब्राहिम लोदी को अपने सामने बड़े होते हुए देखा था, इसलिए उन्हें इब्राहिम लोदी के समक्ष अपने हाथ अपनी छाती पर कैंची की तरह रखने में शर्म अनुभव होती थी और वे भीतर ही भीतर सुल्तान के विरोधी हो जाते थे। जब यह विरोध मुखर हो जाता था तो सुल्तान उन अमीरों की हत्या करवा देता था। इब्राहिम लोदी ने एक पुराने अमीर मियाँ भुआ को भी मरवा दिया, जो कि उस काल में इस्लामिक कानून का विशेषज्ञ माना जाता था, तथा सिकंदर लोदी ने उसे न्याय कार्य में सुल्तान की सहायता करने के लिए नियुक्त किया था। अगली कड़ी में देखिए, इब्राहिम लोदी ने अपने सेनापतियों को आपस में लड़वा कर कटवा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।